गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। और इसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में पढ़ लिया था। और क्यों है अविकसित, इसके बारे में हमने जो लक्षण थे कि भाई इस कारण से ये है। तो पहला निम्न कारण बताया था हमने, निम्न प्रति व्यक्ति आय। दूसरा, जीवन की निम्न गुणवत्ता। गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या हो गई थी, जनांक के कारण हो चुके थे, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता हो गई थी, पिछड़ी हुई तकनीक हो गई थी और अन्य विशेषताएं हो गई थी। यहाँ तक तो हमने पूरा पढ़ लिया था। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें आप लोग, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मुझे इससे ये पता भी लगता है कमेंट से कि आप लेसन्स को अच्छी तरह पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा बताया था मैंने जस्ट अभी आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अब विकासशील, अब तक तो हम इससे पीछे पहले जो पढ़ के आए वो तो हम पढ़ के आए थे अविकसित रूप में, कि अविकसित हो क्यों रही है आखिर हमारे भारत में, जबकि कमी हमारे देश में कोई नहीं है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सर्वाधिक भूभाग पर कृषि की जाती है। विश्व के अंदर बता रही हूँ मैं, फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे फिर कौन आता है हमारा, अपना जापान आता है। फिर थर्ड नंबर पर चीन आता है, फिर यूएसए वगैरह आते हैं। तो भारत सब विश्व का सबसे बड़ा देश है जहाँ पे कृषि कार्य किए जाते हैं। भारत विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको क्या मिलते हैं, जनसंख्या मिलती है। और उसमें क्या मिलता है हमको, मैंने आपको बताया था मानव संसाधन। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी तो मानव संसाधन यानी मजदूर वगैरह भी मिल जाएंगे हमको, कुशल कारीगर भी मिल जाएंगे हमको, अभियांत्रिक यानी हमको इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे, डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो इतना सब होने के बाद, और विश्व के अंदर भूभाग, जो भारत का भूभाग है वो ऐसा भूभाग है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर हर मौसम, हर 3 महीने में मौसम चेंज हो जाता है, यानी यहाँ का क्लाइमेट, जलवायु जो है बहुत अच्छा है। फिर भी आज हमारा देश विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण यही है कि सबसे पहले तो मैंने जो आपको पीछे की साइड बताए थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो हम आधुनिक रूप में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो इंसान की जो गुणवत्ता होती है, जो मैंने आपको बताया था शिक्षा स्वास्थ्य की, वो घटती जा रही है। और सबसे बड़ा कारण तो है निम्न प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे कम है, ठीक है। यहाँ तक तो मैं आपको बता चुकी थी। तो अब मैं ये बताऊँगी, अभी तो मैंने बताया आपको अविकसित के बारे में, अब मैं ये बताऊंगी कि विकसित के रूप में कैसे ये यहाँ पर हमारे रूप में, मतलब भारत में सफल है। तो इसके रीजंस है वो देखिए आप, कि उपयुक्त अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। ये तो पीछे पड़ चुके हम, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि ये बात सही नहीं, मैं बता भी रही हूँ कि उपजाऊ भूमि है और हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मानव संसाधन है और कई तरह के बहुत सारे विशेषताएं हमारी भारत की जलवायु की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रही है। यहाँ पिछले वर्षों के दौरान प्रभावी आर्थिक एवं सामाजिक सुधार के साथ अनेक ऐसे अनुकूल परिवर्तन हुए हैं जिनके फलस्वरूप इसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाना अधिक उपयुक्त होगा। भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय लगातार अब तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पिछले 30 या 40 दशकों से, या मैं कहूँगी स्वतंत्रता के बाद, भारत में जो साक्षरता दर है वो एकदम से खूब बढ़ गई है हमारे यहाँ पर। स्वास्थ्य में जहाँ पहले इतनी जन्म दर हमारी हाई थी, तो हमारी मृत्यु दर भी हाई थी। लेकिन अब स्वास्थ्य यानी कि हमारे चिकित्सा जो डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। अब तो कई सारी बीमारियों के टीकाकरण आ गए, जो टीकाकरण के द्वारा इंसान को क्या किया जा रहा है, अब यानी मानव को क्या किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। तो मृत्यु दर हमारे धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम होने लगी है। और दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ बना दी गई है, तो अब जो बीमार व्यक्ति था उसका इलाज होने लगा। पहले इलाज नहीं हुआ करता था, इसलिए मृत्यु दर बढ़ती ही जा रही थी। अब ये सब हुआ है, तो इससे क्या हो गया है कि मृत्यु दर तो हुई है कम, और जनसंख्या को भी अब कंट्रोल किया गया है। कुछ कानून बना दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कि दो बच्चे होने चाहिए, और 2 से तीसरा हो जाएगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये सब कानून से भी क्या है, जनसंख्या नियंत्रण हो सका है।
ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि अब प्रति व्यक्ति आय क्यों बढ़ी है, क्योंकि अब व्यक्ति शिक्षित होने लगा, साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है। पहले महिलाओं की शिक्षाओं पे जोर नहीं था, अब महिलाओं की शिक्षाओं पे जोर दिया। आपको पता हो तो महिला शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, विकास किया है, ठीक है। अब महिलाएं, अगर आप उसमें देखोगे, स्वतंत्रता के बाद देखोगे तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद देखोगे तो बहुत अंतर मिलेगा आपको महिला साक्षरता में। तो ये एक अच्छी बात है हमारी, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इतनी अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे हमारा देश क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय लगातार तेज़ी से बढ़ रही है तथा संरचनात्मक परिवर्तन अनुकूल दिशा में हो रहे हैं। अब पहला मैं बता देती हूँ, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि हो रही है। वो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि लोग अब पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब वो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ करके तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली सतत मतलब कंटिन्यू एवं तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास स्वरूप का सर्वाधिक प्रभावशाली लक्षण है। 1950 से लेकर 1980 यानी स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं हम, दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में मात्र 3.5% वृद्धि रही। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू विकास दर कहा है। क्या कहा है? हिंदू विकास दर। ये आपको अंडरलाइन करनी है, ये बहुत अच्छी बात बोली थी हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने। और आपको डॉक्टर राधाकृष्णन जी को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये हमारे देश के क्या रहे थे, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ कि 1950 से लेकर के भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 3.3% प्रति वर्ष रही है लगातार। ये बढ़ोतरी की बात कर रही हूँ, रेगुलर बढ़ी है। और डॉक्टर राजकृष्णन ने हिंदू विकास दर कहा है इसको। 1980 के दशक में विकास दर 5% से अधिक हो गई है। 1980 के बाद में क्या हुआ है, 1980 से लेकर के बाद की जो दशक आया यानी 1990 तक के, उसमें 5% की वृद्धि देखी गई। और 1991 से 2011 के बीच आर्थिक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि थी वो 6.8 तक पहुंच गई। ये बहुत अच्छी बात है कि रेगुलर हम कंटिन्यू यानी सतत रूप से हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2007 से लेकर 2012 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय, मैंने बताया था आपको कि 5 साल का जो योजनाएं तैयार की जाती है कि 5 साल में हमको ये कार्य करने हैं, ये उद्देश्य है हमारे, तो उसको पंचवर्षीय योजना। तो ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो ये कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना थी? ये 11वें नंबर की पंचवर्षीय। और जो पंचवर्षीय योजनाओं का स्टार्ट हुआ था वो 1950 से स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? जवाहरलाल नेहरू के काल से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे। तो पंचवर्षीय के दौरान भारत की विकास दर 8% हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और ये सच है ये बात कि अगर आप अपने दादाजियों से इनसे पूछोगे, जो स्वतंत्रता के मतलब 1950 से पहले के लोग हैं, उनसे पूछोगे या होंगे या अपने फादर से पूछोगे तो उनको पूछना कि आज से 40 साल पहले भारत में किस किस चीज़ की कमी थी। पहले हमारे टीवी नहीं थे, ठीक है। फिर टीवी आया। हमारा जो टीवी आया वो 1990 के दशक में आया, ठीक है। 1990 के दशक में टीवी आया ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। फिर एकदम से कलर आया और आज हम एलईडी देख रहे हैं, कंप्यूटर्स देख रहे हैं। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बोले तो मेरा 1981 का मेरा बर्थ है, ठीक है। लेकिन मैंने खुद ने अपनी आंखों से भारत को बहुत तरक्की करते हुए देखा है। कम से कम 1981 से इतनी समझ नहीं थी, लेकिन हाँ 1990 से अगर मैं बात करूँ तो 1990 से लेकर वर्तमान में मैं देखती हूँ तो भारत में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, बहुत ज़्यादा विकास किया है। बिजली की बड़ी समस्याएं थी हमारे यहाँ पर, गांव में बिजली नहीं थी। आज हर जगह बिजली है। शायद कोई ऐसा गांव होगा जहाँ बिजली नहीं होगी। पहले सड़कें ऐसी थी जहाँ पे सड़कों जाने के लिए बहुत दिक्कत आती। आज 6 लाइन की सड़कें हमारी, आज हमारे नेशनल हाईवेज़ 1 नंबर के नेशनल हाईवेज़ हो गए। तो यानी भारत इतना तरक्की कर चुका है हमारे स्वतंत्रता के बाद या 1990 के दशक के बाद कि कि ये रुक नहीं पा रहा है। और विश्व के अंदर अगर बात करें तो भारत ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है इस मामले में। आगे समझ में आपको ये बात? चलिए, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक विकास का तात्पर्य ये है, हमारे यहाँ पर मापदंड यही है कि ये हर व्यक्ति की जो आय है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था आपको, अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति की आय बहुत अच्छी आय है। यानी वो लोग एक, जैसे कि मान लीजिए 20,000 है तो 20,000 से सब ऊपर हाई लेवल पे कमा रहे होंगे, नीचे कोई भी नहीं कमा रहा होगा। तो प्रति व्यक्ति आय है अच्छी होगी तो उस व्यक्ति का परिवार पोषण सब कुछ में वो क्या करेगा, विकास करेगा, शिक्षा अच्छी ग्रहण करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसका, उसके पास रहने खाने की सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ होंगी। तो हमारा टारगेट यही है, आर्थिक विकास का मापदंड यही है, एक मीटर यही कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ना चाहिए। 1950-51 से 1990-91 की अवधि के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.6%
वार्षिक की औसत दर से बढ़ी है। 1990-91 के पश्चात अधिकांश वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 5% से अधिक बढ़ी है। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की यह सतत तथा तीव्र वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अच्छी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय तो बढ़नी है, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा, विकास होगा। ठीक है। सामान्यतः वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि दर कहा जाता है। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उसी को कहते हैं, या हमारे देश की सीमा के अंदर सकल घरेलू को मतलब, सकल मतलब होता पूरा, घरेलू मतलब होता सीमा के अंदर, यानी जैसे भारत की सीमाओं के अंदर जो भी अंतिम वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, और उससे जो मिलने वाला लाभ है अंतिम रूप से, उसको ही हम क्या कह रहे हैं, आर्थिक वृद्धि कह रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलते हैं आगे, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। तो विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति में भी वृद्धि आई है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में भी क्या आई है, मतलब परिवर्तन आया है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश गिरता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अब लोगों का जो रुझान है वो कृषि से छोड़ करके किसकी ओर बढ़ता जा रहा है, तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर द्वितीय क्षेत्र की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का अंश गिरता जा रहा है तथा द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता ही जा रहा है। भारत में 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश 50% से अधिक था, है ना। यानी मैंने कितना पढ़ा था लास्ट टाइम पे, 70%। मैंने 1950 के आसपास अगर बात की है तो मैंने आपको बताया कि 70% जनसंख्या 1950 के अंदर किस में लगी हुई थी, कृषि डिपार्टमेंट में। और वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो 58% या 58% के बिलो ही लोग अभी क्या कृषि विभाग में जुड़े हुए हैं, जो भी ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो 2015-16 में कम होकर के 15% के लगभग रहा है। वह राष्ट्रीय आय में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अंश बढ़कर 1/4 से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक तेजी से बढ़ा है, यानी तृतीय क्षेत्र का अंश सर्वाधिक क्षेत्र से तेजी से बढ़ा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र से ही मिल रहा है, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो तृतीय क्षेत्र में दे रहे हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, अपना रोजगार को ढूंढा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता है। स्पष्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का अंश निरंतर कम होता जा रहा है तथा द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता ही जा रहा है। द्वितीय क्षेत्र की तुलना में तृतीय क्षेत्र अधिक तेजी से बढ़ा है। अर्थव्यवस्था की संरचना का यह परिवर्तन इसके विकासशील स्वरूप को दर्शाता है। ये माना जाता है कि द्वितीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रोजगार सृजन करता है। कैसे करता है, क्योंकि मैंने आपको ध्यान हो, वैसे प्राथमिक क्षेत्र में बताया था कि मेहनत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम फिर आएंगे हम कि प्राथमिक जैसे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पर हमको क्या करना है, कच्चा माल मिलेगा हमको प्राथमिक क्षेत्र से, उससे हमको क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे गन्ने से हमको चीनी बनानी है, कपास से हमको कपड़ा बनाना है। तो आजकल फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, फैक्ट्रियों में क्या होते हैं, मजदूर कम होते हैं, मशीनें ज़्यादा काम करती हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, सेवाएँ मतलब उसमें मतलब मेहनत कम हो गई है। ऐसे तृतीय क्षेत्र में जाओगे आप तो तृतीय क्षेत्र में क्या मेहनत तो कम है, लेकिन दिमाग का यानी कि कौशल की आवश्यकता है। कौशल बोले तो यानी कि इस मेंटली स्किल चाहिए हमको, यानी जो ब्रेन स्किल होती है उनको यूज़ किया जाता है, कौशलता को यूज़ किया जाता है। इसलिए द्वितीय क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की अपेक्षा अधिक रोजगार देता है। अतः द्वितीय क्षेत्र की अपेक्षा धीमी गति के वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगार की समस्या अधिक गंभीर बनती जा रही है। विकास अब अगला पॉइंट हमारा है जो कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से है कि विशाल तथा तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र, ये इसी का सब पॉइंट है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन में। तो इसका पहला पॉइंट है कि विशाल तथा तेजी से बढ़ता तीसरे नंबर का क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। सभी विकसित राष्ट्रों में विशाल सेवा क्षेत्र पाया जाता है। लगातार तेज वृद्धि दर के कारण भारत में भी सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में अकेला सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का लगभग 60% भाग उत्पादित कर रहा है। इसके साथ ही सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी कृषि एवं उद्योगों की वृद्धि दर से पर्याप्त ऊंची बनी हुई है। विश्व सेवा क्षेत्र के मामले में भी भारत विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रों में शामिल है तथा इसके सेवा क्षेत्र में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की प्रबल संभावना है। व्यापक तथा लगातार बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील का एक महत्वपूर्ण संकेतक बनता जा रहा है। अब दूसरा है हमारा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, यानी अब बिजनेस में लोग बिजनेस में उतरे हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में उतरे हैं, तो उसमें भी परिवर्तन आया है हमारे यहाँ पर। तो भारतीय व्यावसायिक संरचना
संरचना में होने वाले परिवर्तन में बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 1951 में भारतीय शक्ति का लगभग 72% कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में कार्यरत था। कृषि पर निर्भरता में लगातार कमी आई। वर्तमान कार्यकारी जनसंख्या का 50% से भी कम भाग कृषि तथा सहायक क्षेत्रों में रोजगाररत है। आज भारत की आधे से अधिक जनसंख्या कार्य शक्ति, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। अब नेक्स्ट जो ये तो 2 पॉइंट तो हो गए हमारे किसके, परिवर्तन के। अब तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में कैसे सुधार हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे जैसे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता जब हमको मिली तो हमें एक तो गुलामी से आज़ादी मिली, साथ ही समाज के अंदर बहुत सारी हमारे यहाँ पर क्या थी, आडंबरताएँ थी, बहुत सारे मतलब ऐसे कुरीतियाँ थी, ऐसे मतलब आडंबर लोगों में था, या ऐसे मतलब है ना कैसे मतलब जैसे होता है कि समाज के अंदर प्रथाओं के नाम पर ऐसी प्रथाएं बनी हुई थी जो मतलब लोगों को अंदर ही अंदर क्या कर रही थी, बुद्धू बना रही थी, मतलब उनको ऐसा बना दिया था, एक डरपोक के टाइप का इंसान बना दिया था। तो जब लोगों में कमाई करने करा, शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, तो वो आडंबरों को क्या करने मानने लगे। अब वो आडंबरों को जाने लगे कि ये तो सब बकवास बातें हैं, ठीक है। तो लोगों में आर्थिक संरचना के साथ साथ किस में बदलाव आया, सामाजिकता में भी बदलाव आया। लोग समाज में अब क्या करने लगे, जो कुरीतियाँ थी उसको नकारने लगे, ठीक है। प्रथाओं को कुप्रथा बोल करके उसको नकारने लगे। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या सुधार हो गए हैं। यानी बहुत सारे बदलाव आए हैं हमारे भारत के अंदर। पहले हमारे यहाँ पर देखा जाए तो लड़कियों को जॉब नहीं करने देते थे, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। लेकिन आज लोगों ने जब पढ़ाई की, एजुकेशन प्राप्त की, तो उन्होंने देखा कि लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि एक परिवार में अगर एक लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 घर के लिए क्या होती है, शिक्षित होती है, एक ससुराल के लिए और एक पीहर के लिए। तो इससे क्या होता है कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, अपने परिवार को भी पढ़ाएगी, खुद भी समझदारी से क्या करेगी, काम करेगी। तो ये सुधार ही तो है, महिला शिक्षा में बदलाव ही तो है ये। तो भारत में आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। विद्युत उत्पादन की भारत की कुल स्थापित क्षमता में पिछले 65 वर्षों में लगभग 100 गुना वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता समय भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर। ये तो मैंने आपको बताया भी था कि हमारे यहाँ पर सड़कों की बात करोगे तो पहले स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता की यानी मैंने 1990 तक भी मैंने देखा है कि सड़कें टूटी फूटी हैं। नेशनल हाईवे ऐसे हैं जैसे कि मतलब है ना, लग ही नहीं रहा था कि कोई नेशनल हाईवे है, कोई गाँव की सड़कें लगा करती थी। और अब क्या हो गया, वर्तमान में 50 लाख किलोमीटर की हो गई हैं। इसी प्रकार बैंकिंग और बीमा सेवाओं में भी व्यापक वृद्धि हुई है। पहले हमारे यहाँ पर कोई भी बैंक नहीं थे, एक गिने चुने बैंक थे। पहले कोई बैंक लोन नहीं देता था। अब हर कोई बैंक लोन दे रहा है। अब आगे से हर व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा है, हर बैंक वाला रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोन लीजिए, हम आपका कम ब्याज में लोन दे देंगे, फलाना ठिकाना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। फिर मैंने आपको साक्षरता दर भी बताई थी कि स्वतंत्रता के बाद में लोगों में साक्षरता के प्रति क्या हुआ है, रुझान बढ़ा है। तो महिला शिक्षा भी बढ़ी है, तो हमारे देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। तो बात कर लेते हैं 1951 में 18.3% थी मात्र। देखिए आप, सबसे बड़ी बात कि हमारे भारत की 1950 के अंदर जो साक्षरता दर थी, 1950 के अंदर हमारी जो साक्षरता, 51 में जो साक्षरता दर थी वो 18.3% थी। और 2011 में कितनी होके बढ़ गई, वो 74.04% होके बढ़ गई है। इस प्रकार जन्म दर में भी वृद्धि हुई है हमारे यहाँ पर कि 1951 में 32.1% थी, जो 2014 में 68 हो गई है। यानी पहले लोग इतनी उम्र जीते थे और अब कितना जी रहे हैं लोग, अब लोग जी रहे हैं 68 वर्ष लगातार कि उनकी जीवन प्रत्याशा हो चुकी है। आर्थिक एवं सामाजिक का संरचना में भी सुधार हुआ है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निरंतर विस्तार के आधार पर हम ये कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या कर रही है, विकास कर रही है। अब अन्य कारण हम पढ़ लेते हैं। जहाँ विदेशी व्यापार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में भी पर्याप्त वृद्धि दर हुई है। 1961 से 1971 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की 24.80% थी। यह 2001-11 के दशक में कम होकर 17.64% रह गई है। यानी वृद्धि दर को क्या हुआ है, हमारे यहाँ घटी है। पहले बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने बताया था जन्म दर भी बढ़ रही थी, हमारे जन्म दर भी बढ़ रही थी, तो मृत्यु दर भी थी। लेकिन अब मृत्यु दर में कम हुई है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है। लेकिन अब क्या हुआ है, लोगों को समझ आ गया है, जनसंख्या नियंत्रण को कुछ रूपों को क्या कर रहे हैं, वो मतलब स्वीकार कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनको फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है।
तो वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 17.64% ही रह गई है। ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के सूचक हैं। अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में अविकसित अर्थव्यवस्था के अनेक लक्षण पाए जाते हैं, फिर भी ये विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहे। विकास की इस तीव्र गति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चित ही एक दिन विकसित अर्थव्यवस्था बन करके सामने आएगी। आ गया ये समझ में यहाँ तक? अब आपको जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, आर्थिक सुधार, यानी आर्थिक सुधार यानी हमारे आर्थिक सुधार में मतलब आर्थिक क्या क्या बदलाव आया हमारी अर्थव्यवस्था में ताकि उसमें आय की वृद्धि हुई हमारे। तो उसमें बात करेंगे हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की, यानी हमने अपने बिजनेस को कहाँ कहाँ किस किस लेवल तक बढ़ाया और कैसे कैसे हमने बिजनेस या व्यापार के द्वारा हमने अपने फ्रेंडशिप सर्कल को बढ़ाया और हमने आसपास के देशों से कैसे व्यापार के संबंध या समझौते किए। इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे और पूरा व्यापार के बारे में डिस्कशन होगा। इसमें भुगतान संतुलन के बारे में बात करेंगे, इसमें व्यापार घाटे के बारे में बात करेंगे, उदारीकरण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, निजीकरण क्या होता है वो बताएंगे और वैश्वीकरण क्या होता है ये भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको समझ लेना अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस कमेंट्स में देख लूँगी और फिर मैं आपको आगे उसके बारे में समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।